इसके बाद में जो आगे का श्लोक है चरक सूत्रस्थान 1/24, उसमें स्त्री स्कंद आयुर्वेद के बारे में बताया है। यानी त्रिस्कंद कौन से है, तो हेतु लिंग औषध, ये इनको आयुर्वेद के त्रिस्कंद कहा गया है। ये आयुर्वेद के हेतु लिंग औषध, ये त्रिस्कंद आयुर्वेद के बोला है। तो इसमें हेतु स्कंद जो है, तो हेतु स्कंद में काल, अर्थ, कर्म, इनका हीनयोग, मिथ्यायोग या अतियोग, ये तीनों बातों का हीनयोग, मिथ्यायोग, अतियोग, ये सब होने से ही रोग की या व्याधियों की उत्पत्ति होती है। हेतु यानी रोग का कारण, यानी कारण द्योतक है। तो कारण कैसे, कौन सी वजह से उसको हेतु कह सकते हैं? काल है, उसको तो हेतु नहीं कर सकते, पर इनका जो परिणाम होता है, हीन परिणाम, मिथ्या या अतियोग, ये परिणामों का द्योतक जो है वो हेतु है। ये हेतु जो बात है, ये हेतु उस वजह से ही कहलाता है, इनके परिणाम के कारण। तो परिणाम जैसे काल का परिणाम, तो जरा, क्षुधा, तृष्णा, मृत्यु। जैसे जरा यानी वृद्धावस्था में वो वृद्धावस्था के खुद के कारण होते हैं कि कोई जो व्याधि है, वातरोग का बढ़ जाना, कुछ जो व्याधि है वो जरा रोग में ही होते हैं, मांस का क्षय, यानी ये ऐसी जो बातें हैं वहाँ पे वो दिख पड़ती है। तो जरा एक हेतु हो जाता है, क्षुधा, तृष्णा और मृत्यु, इनको भी हम हेतु के समान एक देख सकते हैं। उसमें फिर प्रज्ञापराध यानी शारीरिक मानसिक, ये दो कंडीशन है। उसमें से मानसिक कंडीशन के लिए ये हेतु है, मानसिक हेतु एक बोल सकते हैं। इसमें धी, धृति और स्मृति, विभ्रष्ट कर्म, यानी धी, धृति, स्मृति, इनके जो कार्य है, इनमें व्यथा आना या इनके कार्य जो है वो डिस्टर्ब होना, ये जो जिसका वजह से होता है, फिर उनको हम हेतु बोल सकते हैं। या ये डिस्टर्ब होने के वजह से जो व्याधि की परिस्थिति निर्माण होती है, फिर उन्हें हम व्याधि परिस्थिति जो निर्माण होती है, जो व्याधि परिस्थिति निर्माण करता है, उसको हम हेतु का टैग दे सकते हैं। उसके बाद में लिंग यानी ये है कि पूर्वरूप, रूप, उपाय, संप्राप्ति, यानी लिंग यानी लक्षण। पूर्वरूप यानी जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त लक्षण जो है उनको पूर्वरूप कहा गया है। रूप है, जो व्यक्त लक्षण है उनको रूप कहा गया है। उपाय, फिर उन पे उपाय जो करते हैं और लक्षणों पे, और ये उसके बाद में जैसे संप्राप्ति घटते जाती है, उनमें शारीरिक एवं मानसिक लक्षण, इन सब के समुदायों को हम कंसीडर कर सकते हैं लिंग में। और उसके बाद में औषध, तो औषध ये इसको दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय और सत्वावधि, ऐसी 3 जो औषध चिकित्सा है हम कर सकते हैं। तो ये त्रिस्कंद आयुर्वेद, हेतु लिंग औषध, इसका महत्व यहाँ पे बताया है। और आगे जाके जितना भी हम आयुर्वेद पढ़ेंगे या व्याधि पढ़ेंगे, तो ये 3 बातों पे ही वो व्याधि आधारभूत रहेगा। और ये 3 बातों का उस व्याधि के हिसाब से नॉलेज रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तभी हम जाके उत्तम चिकित्सक बन सकते हैं।
तो फिर आगे हम देखते हैं कि आगे हमें बताया है कि आयुर्वेद की व्याख्या, श्लोक नंबर 41, उसमें आयुर्वेद की व्याख्या बताई गई है। तो आयुर्वेद की व्याख्या जब बताते हैं तब बोला है कि हित अहित, सुख दुख, आयु तस्य हित अहित। तो इसको मैंने आपको समझने के लिए उसको स्प्लिट किया है। तो हमारा वो फेवरेट श्लोक है, सभी आयुर्वेद के आने के बाद सबका ये श्लोक लर्न रहता है कि हिताहितं सुखम दुखम आयु तस्य हिताहित मानं स तत्र यत्र तम आयुर्वेदस्य उच्यते, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे जो है ये हित आयु, अहित आयु, सुख आयु, दुख आयु, ये आयुर्वेद की यानी आयु की 4 परिभाषा जो है वो यहाँ पे बताई है। तो इनका हित और अहित कारण यह आयुर्वेद की व्याख्या में जो है, व्याख्या करने के लिए हमको सहायभूत होता है कि जो शास्त्र आयुष्य के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या सुखकर है, क्या दुखकर है, ये जो बातें हमें बताता है वो शास्त्र, उसी शास्त्र को हम आयुर्वेद कह सकते हैं। या मानम, एक बड़ा विषय यानी इम्पोर्टेंट शब्द है। मान यानी परिणाम, परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, यानी मेजरिंग, यानी ये सब्जेक्टिव क्राइटेरिया एक बोल सकते हैं कि इन क्राइटेरियाओं को फुलफिल करने वाला ही जो शास्त्र है, या इन क्राइटेरियाओं को बताने वाला जो शास्त्र है वो आयुर्वेद कहलाता है, ऐसा हम सोच सकते हैं। या आयुर्वेद पढ़ते समय हमें ये आयु के ये 4 आयु के प्रकार है, इनको पढ़ने का मौका मिलता है। और ये इन आयुओं को अच्छे से पढ़ने के बाद हमें व्याधि को ट्रीट कर सकते हैं, व्यक्ति को समझ सकते हैं कौन रोगी है, कौन रोगी नहीं है, किसकी आयु ये दीर्घ है, किसकी आयु अल्पायु है, ये हम सब बातें इससे बता सकते हैं। और ये मान परिमाण यानी एक क्राइटेरिया है, एक आयुष्य को या अपने आयुष्य को तोलने का या मेज़र करने का ये क्राइटेरिया यहाँ से पता चलता है। वो कैसे कि एक व्यक्ति है जो हितकर ही आहार विहार कर रहा है, हमेशा सुख है, तो वो पैरामीटर्स को देख के हम उसको बता सकते हैं कि इनकी आयुष्य जो है वो दीर्घायुषी रहने वाला है। ये हम उसमें उसका मेजरिंग करके, उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसका खाना कैसा है, ये मेजर कर सकते हैं। उसमें से हम क्या देख सकते हैं कि वो हितकर है कि अहितकर है, कितनी चीज़ें हितकर है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज हितकर होगा, जितना ज़्यादा परसेंटेज वो सुखी होगा, उतना ही वो लंबी जिंदगी जी सकता है। और जो बातें हैं कि वो अहितकर उसमें ज़्यादा परसेंटेज है उसकी रूटीन लाइफ में और वो दुखी ही रहता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो आयुष्य की सीमा है वो कम रहेंगी। इसका द्योतक और ये इसका जो जानकारी है आयुर्वेद से हमें पता चल सकती है। तो एक जो लाइफ है, लाइफ को मेजर कर सकते हैं अप्रॉक्स, हम अप्रॉक्सीमेटली लाइफ को मेजर कर सकते हैं। या फिर दूसरा मीनिंग ये कि लाइफ को बेटरमेंट या लाइफ की जो जर्नी है हम बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। यानी हित कर सुख कर ये पदार्थों का या ये लाइफस्टाइल का हम एक्सेप्ट करते हैं, लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करते हैं, तो हम लाइफ की
जो लाइफ का टाइम है हमारा, जो उम्र है, हम बढ़ा सकते हैं और लाइफ को कम भी कर सकते हैं। तो ये उसका ये श्लोक में उसका ऐसा मीनिंग दिया गया है। फिर यहाँ पे आयु की व्याख्या बताई गई है कि शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इनका संयोग जब होता है तो उसको ही एक आयुष्य कहा गया है, आयु कहा गया है। तो जैसे स्त्री और पुरुष यानी शुक्र और शोणित, इनका जब संयोग होता है, ये पृथ्वी पे जब नया जीवन उत्पन्न होता है, वो इसी तरह मनुष्य जीवन इसी तरह उत्पन्न होता है, या प्राणी जीवन में भी यही बातें होती है कि शुक्र और शोणित, इनका जब संयोग होता है तब एक जीव की उत्पत्ति होती है और उसको जीवन कब प्राप्त होता है, वो जब गर्भावक्रांति जब पढ़ेंगे या शारीरिक स्थान में, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कोई आप जैसे किसी ने, तो उसमें बताया गया है कि गर्भावक्रांति जब होती है तब एक पहले मास में कलल जाते हैं, यानी एक मांस का सिर्फ घोड़ा या मांस ही का एक ये उत्पन्न होता है और वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है, और वो बढ़ते जब जाता है उसके साथ में उसको शरीर का रूप प्राप्त होता है, षडंग जो है, एक शीर, 4 हस्त और उसका जो मध्यमांग है, ये ऐसे षडंग की उत्पत्ति होती है। फिर उसमें इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, गर्भावक्रांति जैसे जैसे होती है तब जाके इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, उसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद में उसमें सत्व यानी हृदय या मन उत्पन्न हो जाता है और सत्व यानी उसको जीवन प्राप्त हो जाता है, वो जीवित हो जाता है और फिर उसमें आत्मा की अनुभूति होती है। जब तक ये चारों चीज़ों का संयोग नहीं होता है तब तक एक आयुष्य या एक जीवन हमने उसकी उत्पत्ति की है ऐसा नहीं बोल सकते। यानी देखो, आपकी जब डिलीवरी होती है या इंट्रा IUGR बोलते हैं हम, कि जब वो बच्चा जब मृत अवस्था में डिलीवर्ड होता है तो उसमें क्या है कि आत्मा ही नहीं है, उसमें चेतना की भावना ही नहीं है, तो उसे हम कंप्लीट जीवन नहीं कह सकते, वो जीता भी नहीं है। तो ये यहाँ से ही पता चल जाता है हमें कि एक गर्भ को एनालिसिस करते समय इन्हीं बातों का ख्याल रखना है कि पहले शरीर है, फिर इंद्रिया है कि नहीं, फिर सत्व आता है, फिर आत्मा आता है। उनका जब संयोग होता है तब जाके एक जीवन की उत्पत्ति होती है, ऐसा यहाँ पे बताया है। और फिर ये धारी जीवितम यानी इन चारों चीज़ों को धारण करने वाला, धारी जीवितम नित्य अनुबंध, ये पर्याय है आयु के, ये जीवन के आयुष्य के ये पर्याय है। तो धारी यानी धारण, ये चारों चीज़ों को धारण करने वाला। जीवित यानी चेतना की अनुभूति होती है तब उसमें जीवन उत्पत्ति होती है, तो इसको जीवित कहा गया है। नित्य यानी इन सारी चीज़ों का नित्य उनमें कंटिन्यूस प्रेजेंस होना वो इम्पोर्टेंट है। अगर आत्मा ही कभी चली जाती है, निकल जाती है, सत्व वो ये करते हैं यानी लॉस हो जाता है, तो वो नित्य नहीं रहेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अनुबंध है, इन सब का अनुबंध जब होता है तो उसे आयु कहते हैं। ऐसा
यहाँ पे बताया गया है। और ये जो शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा संयोग, इनका जो संयोग होता है, ये जो आयुष्य है, वो जीवन है, या ये जो पुरुष बनेगा, तो आयुर्वेद यही सब पैरामीटर जो है जिसमें प्रेजेंट है, यही जो पैरामीटर्स इनमें शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, ये 4 पैरामीटर जो शरीर में प्रेजेंट है, उसकी ही चिकित्सा करने के लिए या उसके ही बारे में बताने के लिए आयुर्वेद है, या वही शरीर को आयुर्वेद अप्लाई होता है। ये जिस शरीर में ये चारों चीज़ें नहीं है, उस शरीर को आयुर्वेद अप्लाई नहीं होता है। ये उसकी इम्पोर्टेंट बात है। तो आयुष्य की व्याख्या ऐसे की गई है, शरीर, इंद्रिय, सत्व, आत्मा, इनका संयोग होके जो बनता है, उसको आयुष्य या आयु कहा गया है। इसके बाद में हमें श्लोक नंबर 44-45 में सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में बताया गया है। सामान्य विशेष सिद्धांत ये ऐसा सिद्धांत है कि यानी श्लोकस्थान इसलिए कहा गया है, हमें पहले लेक्चर में ही पता चल गया था, या बताया था मैंने, कि ये जो सूत्रस्थान है, इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स बताए हैं। किसके बारे में? आयुष्य के बारे में, चिकित्सा के बारे में, और दीर्घायुष के बारे में, यानी लंबी जिंदगी जिसको जीना है उसके बारे में जो अप्लाई करना है। तो जिसको रोग हो जाएगा उसकी लंबी जिंदगी की कामना आगे नहीं बढ़ पाएंगी, तो उसको फिर वो कामना पे, वो ट्रैक पे वापस लाना है। तो उसको सुधारने के लिए ये सब जो बातें बताई है, वो प्रिंसिपल्स बताए, तो ये वही प्रिंसिपल्स है। और इनको हम अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली समझ लेते हैं तो हमें जाके चिकित्सा में बहुत ही फ़ायदा होता है। आप अभी किसी वैद्य के पास या किसी के प्रैक्टिस में भी जाते हो तो चिकित्सा बताइए, आयुष की चिकित्सा बताइए, रक्तपित्त की चिकित्सा बताइए, ज्वर की चिकित्सा बताइए, पर हम देखते हैं कि वहाँ के कल्प या वहाँ पे जो बातें बताई नहीं गई हैं, तो अभी प्रैक्टिस में वो बातें कॉमनली यूज़ होती है। तब जाके आचार्य फिर जाके उसका कॉग्निशन देखते हैं कि ये बात का यहाँ से मीनिंग लिया है, तो हमें पता चलता है कि अरे सूत्रस्थान में इसका दिया है। यानी जब एक आदि व्याधि की चिकित्सा करना है तो मोस्ट ऑफ आचार्य या वैद्य ऐसे करते हैं कि ये लंग संतर्पणोत्य व्याधि है या अवतर्पणोत्य व्याधि है। ये तो हमें चिकित्सा में करते समय वहाँ पे क्लियर कर जैसा एक प्रोटोकॉल की इंडिकेशन भी नहीं बताया या प्रोटोकॉल भी नहीं बताया कि ऐसा क्या करना है। तो ये संतर्पणोत्य है या अवतर्पणोत्य, फिर इसके विपरीत चिकित्सा हमें करनी। तो ये बातें हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है और ये इम्पोर्टेंट है। ये अगर समझ गया तो हम प्रैक्टिस में भी इसका यूज़ करके हम अच्छे से अच्छा वैद्य बन सकते हैं। और ये बातें जरूरी पता रहना। तो सामान्य विशेष सिद्धांत ये चिकित्सा का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। तो अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें किन चीज़ों के बारे में बताया है? तो द्रव्य, गुण, कर्म, इनका सामान्य महत्व और विशेष। क्योंकि एक जब रोग होता है या हेतु प्रस्तापित होता है वो द्रव्य के वजह से, वो द्रव्य के गुण की वजह से और वो द्रव्य के कर्म के वजह से ही प्रस्तापित होता है। वो हेतु का यानी कारणत्व, उसको हेतु का इम्पोर्टेंस, ये तीनों चीज़ों के बारे में ही बाद में ही यानी इसके क्राइटेरिया पे ही उनको हेतु का इम्पोर्टेंस लागू पड़ता है।
तो अभी द्रव्य अत्यंत सामान्य, मध्यम सामान्य, एकदश सामान्य, यानी अत्यंत सामान्य यानी बेसिक पहले ही हमें थिंकिंग आती है कि द्रव्य, यानी द्रव्य यहाँ पे लिया गया है तो ये सामान्य काम करता है, ये विशेष काम करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है सामान्य के इसमें, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। इसको डायरेक्ट यहाँ पे आके ये जब हम देखते हैं तो ये पढ़ने के बाद हमें समझ जाता है, यहाँ से हम नहीं समझ पाते। जब एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आता है कि हमें मांस धातु का क्षय है, एक रुग्ण है उसमें मांस धातु का क्षय है, वेट लॉस हो रहा है उसका, ऐसा भारत क्षय हो रहा है, ऐसा अपन समझ सकते हैं। तो उसमें मांस क्षय हो रहा है तो मांस देना है। जनरली अभी की प्रैक्टिस में मांस रस, कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, वो पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है तो सिद्ध औषधि से मांस रस सिद्ध करके उसको पिलाना है, या जीर्ण ज्वर की चिकित्सा में भी मांस रस, सिद्ध मांस रस यूज करने की सलाह हमें दी है। तो उसका धातु क्षय हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, उसको गेन करने के लिए मांस रस ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक जरिया है। इसको हम प्रिंसिपल में यूज कर सकते हैं, एज ए प्रिंसिपल, यानी इसको ऐसे देखा जाए कि जिस व्याधि में मांस क्षय हो यानी भार क्षय हो रहा है तो आप उस व्याधि में मांस रस का उपयोग कर सकते हैं, पर वो व्याधि के हिसाब, वो व्याधि के दोषों को देख के, या व्याधि के दोषों को कितनी मात्रा में वो प्रकोपित है, या उसकी अवस्था देख के, वो रुग्ण की अवस्था, व्याधि की अवस्था देख के आप दवाइयों से सिद्ध किया हुआ मांस रस वो व्यक्ति को आप दे सकते हैं। तो ये चिकित्सा का एक सिद्धांत यहाँ से मिल जाता है हमें प्रैक्टिकली जो अप्रोच है। तो द्रव्य मांस है या मांस रस है, वो मांस क्षय में दिया जाए सेम द्रव्य तो उसकी वो वृद्धि करता है। और उसके ही विपरीत रास हेतु विशेषच, यानी रास यानी घटाना, हेतु ये विशेष, उसका द्रव्य का विशेष बात ये हो जाती है कि जैसे शंख शुक्ति और शुक्ति भस्म है, और कपर्दिक भस्म भी बोल सकते हैं, इसमें ये मांस क्षय करता है। तो अभी ये मैकेनिज्म जब समझते हैं हम तो मांस क्षय शंख शुक्ति कैसे करेगा। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कंसीडर करो कि आटा है, तो आटे में हमने पानी डाल दिया और उसको गूंदना शुरू करते हैं। तो कुछ देर के बाद क्या होता है कि ज़्यादा पानी गिरने के बाद में वो कीचड़ जैसा हो जाता है, और फिर हम उसको गूंदते रहते हैं, उसको मिलाते रहते हैं, अच्छे से उस पर प्रोसेसिंग करते रहते हैं, तो वो धीरे धीरे सॉलिड होते जाता है। तो पहले कीचड़ के समान था, फिर उसने हमने वर्क किया तो फिर वो एक उसको डेफिनेट शेप आ गया और वो रोटी बनाने के लायक हो गया। तो इसी तरह ये मांस और शैथिल्य के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मांस है उसका अगर वृद्धि ज़्यादा हो रही है तो वो क्या है कि वो मांस धातु में बढ़ाने के लिए, उसको ये करने के लिए आप धातु यानी जलत्व या स्निग्धत्व, इस तरह की चीज़ें का, क्लेद का या बृहन जैसे कल्प है जिसमें पिछलता, क्लेदता, स्निग्धता भरपूर हो, गुरु गुणात्मक ये चीज़ें जब खाएगा तो मांस वृद्धि होगी। तो ये सब चीज़ें आप महाभूतात्मक है। और जैसे हम वो आटे में पानी डालते तो गीला हो जाता है, वैसे ही गीला या शैथिल्य इसमें होता है। पर जब जैसे इसमें यानी इमेजिन करते रहो कि डायबिटीज वाला पर्सन या ओबेसिटी वाला पर्सन जिसमें वेट बहुत बड़ा है, फैट बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कैसा धातु शैथिल्य है, मेद और मांस धातु शैथिल्य है पूरा, तो वो एक कीचड़ समान है।
अगर वो आदमी एक्सरसाइज करते रहा है, वेट लिफ्टिंग करते रहा है, तो उसका वो शैथिल्य धीरे धीरे लॉस होते जाता है, उसको उसकी बॉडी को टोन मिलने लगता है। तो ये एक थोड़ा सा पैटर्न मैंने आपको समझाया है कि जैसे रोटी जब भुनी जाती है तब जैसे वो एक में से दूसरे में ट्रांसफर होता है, वैसे ही एक कंसेप्ट आपके दिमाग में अगर ये फंस जाता है शैथिल्य का, तो आप हर एक पेशेंट में वो शैथिल्य क्या है, तो हमें किस पे काम करना है, कौन से धातु पे काम करना है, वो चाहे कौन सी भी व्याधि रहे, और उसको फिर आप मेडिसिन सिलेक्शन करने में आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जब बातें जो आयुर्वेद की जो टर्मिनोलॉजीज है ना, उसको हम समझने लगे, शैथिल्य यानी क्या, फिर शैथिल्य व्यवहार में कैसे दिखता है, ये हमें एक एक बातें अगर पता चलती है ना, तब जाके हम बहुत अच्छी ट्रीटमेंट या वो कल्प कौन सा उठाना है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो हमें समझते जाता है। तो हमें आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजीज पहले समझनी है, वो भी प्रैक्टिकल वे से, कि आज के टाइम में हमें कैसे दिखती है शैथिल्यता, यानी क्या, आना है यानी क्या होता है, पेशेंट में कैसे कैसे दिखती है, भारक्षय यानी क्या होता है, कैसे दिखता है, यानी हमें तो ऐसा समझ गया, पर पेशेंट में कैसे दिखता है, क्योंकि वो अलग अलग टाइप से पेशेंट, हर एक पेशेंट में अलग अलग वैसे दिखता है। तो ये जब हम सब देखना सीख जाते हैं ना, तब शार्पनेस बढ़ती है और उसका फिर हमें फ़ायदा होता है। तो ये शैथिल्य यहाँ पे आपको समझाना था, करके मैं इतनी बात को थोड़ा घुमा फिरा के बताने की ये कर रहा हूँ कि शंख और शुक्ति से मांस क्षय कैसे हुआ। तो ये शैथिल्य है। तो शैथिल्य में कैसा है, शंख और शुक्ति, अगर बारिश आ गई और बारिश कंटिन्यू जमा हो रही है, कीचड़ गिर गया, तो कीचड़ को सुखाने के लिए क्या है, हमने तो पानी तो निकाल लिया, पर वो कीचड़, वो पानी में एक जीव जो हुआ रहता है, उसको सुखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और उस पर मट्टी डालना पड़ेगा। मट्टी है, वृक्ष है, तो वो पानी पी लेंगी, तो एक टाइम के बाद ऐसा सैचुरेशन लेवल आ जाएगा कि वो सब गीलापन है, वो कीचड़ जो है वो सूख जाएगा, और वहाँ का यानी द्रव धातु को घन धातु से रिप्लेस हो जाएगा, यानी द्रव महाभूत को घन यानी पृथ्वी महाभूत से रिप्लेस किया जाता है, तब वहाँ पे शैथिल्य नाश होता है। तो वैसी बात यहाँ पे है कि मांस क्षय है, यानी मांस वृद्धि है, यानी शैथिल्य है, शैथिल्य यानी आप महाभूत की वृद्धि है। तो आप महाभूत को ख़त्म करने के लिए हमें दृढ़ता चाहिए, या सुखाने वाला कुछ मिल जाए, क्योंकि पानी है, स्निग्धता है, कीचड़ जैसा है, तो हमें वृक्ष कुछ चाहिए कि वो शोष लेगा। तो हम जैसे यहाँ पे मट्टी डालते हैं, वैसे यहाँ पे भस्म, शंख भस्म, शुक्ति भस्म, ये है कि उनका ये शोषण प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है इनकी, कि इनको वहाँ पे देते जाए और फिर वो एक सैचुरेशन लेवल आएंगी, फिर मांस धातु का जो शैथिल्य है, जो स्निग्धता है या द्रव महाभूत है, वो उसमें वो कॉम्पेंसेट हो जाएगा, और फिर वो स्निग्धता जो पृथ्वी महाभूत का स्वरूप उसे प्राप्त होगा, और उसका फिर क्षय होने लगेगा। क्षय कैसे होगा, फिर ये एक सैचुरेशन लेवल, यानी द्रव आप महाभूत को सैचुरेट कर दिया आपने, क्योंकि ये इनका नेचर जो है शंख और शुक्ति का, ये घन है, पृथ्वी महाभूतात्मक ये जो है द्रव्य है, तो विपरीत हो गया, विपरीत गुण के हिसाब से, यानी विपरीत महाभूत की चिकित्सा जब करते हैं तब हमें ये कंडीशन, और ये भस्म है, तो इसमें उष्णता है कुछ प्रमाण में। तो जैसे उष्णता के हिसाब से आप देखे जाए तो कपर्दिक ये उष्णता में ग्रेटर देन शंख इज ग्रेटर देन शौक्तिक इज ग्रेटर देन मौक्तिक बोल सकते हैं, या प्रवाड़, आगे में जाके प्रवाड़ और फिर मौक्तिक, यानी ये क्रम से उसकी उष्णता कम होते जाएंगी, यानी कपर्दिक ये सर्वाधिक इन कल्पों में थोड़ा सा उष्ण प्रकार का भस्म है।
तो वो उष्णता से भी पानी को सुखाएगा, तो मांस क्षय करते जाएगा। और सबसे शीतलतम मौक्तिक, ऐसा उनका है। तो डिसीज में भी अगर एक पर्सन है, उनका व्याधि अगर पित्त प्रकोप बहुत ज़्यादा है तो उसमें मौक्तिक का यूज़ करो। अगर माइल्ड लेवल का है तो प्रवाड़ या शौक्तिक से काम चल जाता है, या शंखभस्म भी। और एक लेवल का हमें शैत्य को हटाना है तो कपर्दिक आप यूज़ कर सकते हैं। पर पित्त प्रकोप है और कपर्दिक थोड़ा सा वो ध्यान दे के यूज़ करना चाहिए। यूज़ कर सकते हैं पर ध्यान देंगे, क्योंकि उसका स्वरूप थोड़ा उष्ण ही है, पर भस्म भी है। सौम्य उष्ण एक बोल सकते हो, ये सौम्यतर उष्ण ऐसे एक बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा माइन्यूट एक डिफरेंस आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि मांस क्षय कैसे होता है। यानी द्रव्य सामान्य, यानी मांस क्षय में मांस यानी सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृद्धि कारणम, यानी जो धातु की कमी है वही धातु प्रोवाइड करो, जो द्रव्य की कमी है वही द्रव्य की वृद्धि होगी, और उसके विपरीत वो द्रव्य का क्षय उसके विपरीत गुण वाले द्रव्य से होगा, यानी विपरीत द्रव्य से होगा। तो इसमें फिर ये गुण से कैसा कि ये काम करेगा, तो सामान्य एकत्व कर, यानी इसका उदाहरण क्या है कि दूध से शुक्र की वृद्धि, यानी ये शुक्र है, इसके समान ही ये दूध है, पर दूध का माधुर्य जो गुण है उसके वजह से शुक्र की वृद्धि होती है। यानी दूध से दूध ये होना चाहिए, पर वो शुक्र को वृद्ध करता है, शुक्र को बढ़ाता है। क्यों? तो उसका जो माधुर्य गुण है ये शुक्र को बढ़ाने में काम आता है, क्योंकि मधुर रस जो है वो शुक्रल है। और फिर विशेष में विशेषस्तु पृथकत्व, यानी विशेष जो बातें बताई, यानी विशेष गुण का विशेष एक विशेषता, एक सामान्य में ये तो समझ जाता है, एक सामान्य उदाहरण है उस। और जब विशेष की बात करती है तब वात वृद्धि में तैल प्रयोग, तो वात वृद्धि में तैल प्रयोग ऐसा जब कहते हैं तो वात के जब गुण है रुक्ष, शीत, खर, हिम, यानी रुक्ष, शीत, खर, ये जो सूक्ष्म चल, ये जो वात के गुण हैं इनको शमन करने के लिए तेल का उपयोग होता है। तो तेल ये स्निग्ध है, गुरु है, उष्ण है, तो ये अल्टीमेटली वात के गुणों का शमन करता है, इसलिए ये उसके विपरीत काम करता है और वात का शमन करता है। इसके बाद में कर्म की दृष्टि से हम अगर देखे जाए तो सामान्य कर्म जो है तुल्यार्थता ही सामान्य, यानी हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि डे बाय डे लाइफ में आलस्य है, यानी आलस्य यानी कफवृद्धि, यानी संतर्पणोत्थ, यानी पृथ्वी महाभूत की वृद्धि, तो दिवास्वाप। तो दिवास्वाप ये आपकी क्लिनिक में पेशेंट आ रहा है, वो आलस्य वगैरह ये कंप्लेंट कर रहा है, तो आपके दिमाग में यही से आती है कि वो कर्म क्या कर रहा है, तो उसके कॉग्निशन से आप हिस्ट्री लेना शुरू करते हैं। तो जो हेतु है उसमें अगर दिवास्वाप आता है और उसको हाइपोथायराइडिज्म है, फिर उसका वेट बढ़ रहा है, फिर पीसीओडी है, फिर डायबिटीज़ हो गया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आलस्य यानी कब बढ़ाने वाली चीज़ें या कौन सा विहार वो कर रही है, ये आप उसमें से हेतु की परख कर सकते हैं।
तो कर्म से जो सामान्य जो है वो आलस्य करने से कफ वृद्धि, यानी कफ वृद्धि कर जो विहार है या कफ वृद्धि कर जो आहार है उससे कफ की वृद्धि होगी। और विशेष बात यह है कि विपर्य, विशेष वस्तु विपर्य यानी उसके ऑपोजिट, यानी कफ फिर बढ़ता है तो उसको क्षय करने के लिए फिर व्यायाम करना है, यानी अपतर्पण की ओर जाना है। तो फिर कफ क्षय होता है, वात व्यायाम से वात बढ़ने लगता है तो वो कफ को डोमिनेट करता है, तो फिर लाघवता आ जाती है क्योंकि शरीर में वात बढ़ रहा है, वात ये लघु गुना। तो यही इम्पोर्टेंट है आपको स्टार्टिंग में, प्रैक्टिस में, इंटर्नशिप में है या ये, तो ये बातें एक्सपेरिमेंट करना है या ये बातों की आदत आपको लगाना है। वो इम्पोर्टेंट है एक अच्छा वैद्य बनने के लिए कि ये बातें आपको सही में देखते जाना है। ये आपके रूटीन में आपका एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए कि कौन सा भी पेशेंट है तो उसको ये वैसे द्रव्यता, गुणता, कर्मता, ये आपने अगर स्पेसिफिकली निकाल दिया ना तो आपको द्रव्य चूज़ करने के लिए, फिर उसको कर्म चूज़ करने के लिए आपको कोई तकलीफ नहीं जाएगी। होता क्या है कि हम चिकित्सा की तरफ भागते हैं, कल्प पढ़ लेते हैं, इतने सारे कल्प हमें पता रहते हैं, पर वो जो हमें अवस्था जो बोलते हैं ना कि पर्टिकुलर अवस्था आपको पता रही तो आप पिन पॉइंट चिकित्सा कर सकते हैं, तो वो अवस्था ही हमें पता नहीं रहती क्योंकि ये बातें हम भूल जाते हैं, उसको ध्यान नहीं रखते। फिर ये कल्प, ये व्याधि में ऐसा यूज करना है, पर यही व्याधि है, पर वो कौन से गुण से ये हुआ है, क्या हुआ है, अंशांश जो कल्पना है, इतनी बातें करते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में ही हमको बता दिया है, सिर्फ हमको पढ़ाने वाले का या हमको बताने वाले का वो वैसे थॉट प्रोसेसिंग उन्होंने हमारी की नहीं है, इसलिए हमको वो बातें पता नहीं रहते और हम उसकी तरह सोचते भी नहीं है। जैसे कि बारिश आ रही है, बारिश में आप भीगते जा रहे हो, ठंडा पानी है और टू व्हीलर पे जा रहे हो और शीत वायु का सेवन हो रहा है, और घर में आने के बाद एकदम से आपको कान में दर्द शुरू होता है, तीव्र शूल शुरू हो जाता है, तो आप फिर जिनको मॉडर्न औषधि लेना है वो पेन किलर वगैरह लेके वो ये करते हैं, पर वो हमारे पास आया, आयुर्वेद के पास आया और हमें आयुर्वेद ही चिकित्सा करनी है, तो हम वहाँ पे कर्णशूल के लिए जो वटी बूटी आई है या कर्ण रोग में जो वटी बूटी आई है, तो उसका हम कौन सा रस देना है, कौन सा कल्प देना है, वो खोजते हैं, फिर उसको देते हैं, फिर उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। पर उसके अगर ये समझते जाएंगे कि ये हुआ कैसा है, क्या है, तो शीत वायु का सेवन हुआ है, यानी शीत गुण का सेवन हुआ है, तो उसके विपरीत गुण से हमें ट्रीटमेंट करना है और विशेष भी देखना है और सामान्य भी देखना है। तो यहाँ पे सामान्य ये होगा क्या, क्योंकि वात बड़ा है तो यहाँ पे हम सामान्य चीज़ें देखिए, वात को बढ़ाने वाली चीज़ें तो नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें विपरीत ही, यानी यहाँ का जो विशेष है वही यूज करना है। तो जैसे ये वात वृद्धि में तेल, ये बात वहाँ पे लागू पड़ जाती है कि ठंडी हवा से वात प्रकोप हुआ है, ठंडे पानी से वात प्रकोप हुआ है, तो हमें वात को शमन करने के लिए, ठंडा है वात तो उष्ण भी चाहिए, और वात रुक्ष भी है तो स्निग्ध भी चाहिए, गुरु भी चाहिए। तो ये तेल जो है वो दोनों बातें हमें प्रोवाइड करता है। तो हमें स्निग्ध तेल से या उष्ण तेल से या लहसुन सिद्ध तेल से कर्णपूरण कर दिए तो भी ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो सकती है। ये इसका एग्जाम्पल है कि ये प्रिंसिपल को हम अपने हर एक एक्टिविटी में देखने लगे तो हमारा माइंड वैसे बन जाएगा
और आपकी डायग्नोसिस एकदम पक्की हो जाएंगी और आप बहुत ही कम और पिन पॉइंट मेडिसिन से रुग्ण की चिकित्सा करने लगेंगे। इसलिए सूत्रस्थान पढ़ना इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं।